महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट 8। आज जो है, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखे हैं, और आज जो रहेगा प्रैक्टिस सेट 8 रहेगा। इससे पहले अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। 2021 में जो पेपर कराया गया था उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखना, और आपके जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बने आप जो है यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको जो है आप अपना यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इसे लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से महिला शिक्षा बल देने वाली या वाले किस समिति आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग ने। तो यहाँ पे राधा कृष्ण आयोग, सबसे पहले राधा कृष्ण आयोग इसका जो गठन हुआ था 4 नवंबर 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आयोग ने जो है 25 अगस्त 1949 को लगभग 747 पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित नागरिक तैयार करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना। और इस आयोग ने जो है महिला शिक्षा पर बल देते हुए कहा कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में महिला शिक्षा राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन द्वारा नियुक्त हंसा मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? 1962 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों का निरीक्षण करना, या शिक्षा के सभी स्तर पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभेदन का पड़ताल करना, या विश्वविद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक उपग्रहों के उपयोग संबंधी नीति निर्धारित करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा, शिक्षा के सभी स्तरों पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभेदन की पड़ताल करना। तो 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन द्वारा नियुक्त हंसा मेहता समिति का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर बालकों और बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में विभेदन की पड़ताल करना था। कब? 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 1997 में उच्च शिक्षा को निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर्गत रखा? गैर गुण योग्यता हित, प्राथमिक हित, राज्य हित, या द्वितीयक हित। तो 3 का हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, गैर गुण योग्यता हित। तो 1997 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को गैर गुण योग्यता वस्तुओं की श्रेणी में रखा। जब प्राथमिक शिक्षा गरीब वर्गों को प्रदान की जाती है तो इससे राष्ट्र को लाभ होता है। योग्यता वाले समान सकारात्मक बाह्यताओं का उत्पादन करते हैं। इसका मतलब यह है कि योग्यता माल की आपूर्ति के परिणाम स्वरूप रिसीवर समाज को कुछ संबंधित लाभ वापस देते हैं, और योग्यता वाले समाज व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य से हैं और सभी उपभोग के लिए नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिशें की थी? तो यहाँ पे जो 4 है, 4 का सबसे पहले प्राक्कलन समिति 1965 या 66 की रिपोर्ट, यूजीसी 1977, शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या यूजीसी समिति की रिपोर्ट 1990। तो यहाँ पे 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिशें की, और इस शिक्षा नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने, और देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा की व्यवसाय एक परक बनाने, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी देने
और अंतर अनुशासनिक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ की स्थापना करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, योग एवं सूक्ष्म मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाए जाने के प्रयास शामिल हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय है। तो यहाँ पे हमें बताना है AICTE या NCERT या NCT या UGC। तो पांच का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? NCERT, NCTE क्या है? NCTE। तो देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक निकाय NCTE है। NCTE का मतलब है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना भारतीय शिक्षा तंत्र में शिक्षा पर निगरानी करने के लिए और शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 6। व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते गेट्स के अनुसार उच्च शिक्षा में एक सामग्री होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू निजी क्षेत्र, गैर व्यापार क्षेत्र या वैश्विक बाजार स्थान। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौता गेट्स विश्व व्यापार संगठन WTO की एक संधि है जो उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप जनवरी 1995 में लागू हुआ था। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सेवा क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए बनाई गई यह संधि सामान्य व्यापार और व्यापार समझौते गेट्स के लिए एक प्रकार की व्यवस्था प्रदान करती है। गेट्स के द्वारा 12 सेवा क्षेत्रों को कतर किया गया 12 सेवा क्षेत्रों को कवर किया गया जो क्रमशः व्यापार, संचार, निर्माण, इंजीनियर, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन और यात्रा और वित्तीय और मनोरंजन, सांस्कृतिक खेल और परिवहन। ये सभी क्या है? व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते के अनुसार उच्च शिक्षा में वैश्विक बाजार स्थान एक वस्तु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली चिन्हांकन सूची का निर्धारण क्या नाम है? तो 7 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। रूब्रिक्स 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण है जो लिखित से मौखिक, दृश्य आदि प्रकार के शिक्षार्थी उपलब्धि या कार्यों को एक संरचित उपलब्धि मानदंड पर स्थापित करके स्पष्ट उपलब्धि अंक तैयार किया जाता है, जैसे जिसमें असाइनमेंट, कक्षा सहभागिता एवं अन्य समग्र ग्रेडों को चिन्हित किया जाता है। रूब्रिक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक समग्र रूब्रिक्स और दूसरा होता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स जो है विद्यार्थी के गुणवत्ता निर्धारण के लिए मानदंडों को दर्शाने वाली सूची रूब्रिक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय निम्न में से किससे है? तो विश्व में के बारे में धारणा, किसी संदेश पर अभ्यंतरित अनुक्रिया या निग्रह के लिए संदेशों को सम्मिलित करना या केवल बाह्य अनुक्रिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय किसी संदेश पर अभ्यांतरिक अनुक्रिया से है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों या सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण व्यवहार का वर्णन करता है? तो ऑप्शन दे हैं सांदर्भिकता, समुदिष्टता, गोपनीयता और भूभाग्यता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, भूभाग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा पद व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव संप्रेषण व्यवहार का वर्णन करता है? डी राइट आंसर है यहाँ पे।
क्या कह रहा है कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण पर निर्भर रहना पड़ता है। भूभाग्यता नामक पद व्यक्तिगत स्थान से संबंधित मानव व्यवहार का वर्णन करता है। भाषा मनुष्य के संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम और भावबोध का अंतिम साधन है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने और उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए जो है जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो संप्रेषण के साधन कहलाते हैं। अब संप्रेषण के साधन कौन कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? डाक द्वारा प्रेषण सेवा, कोरियर सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राम, इंटरनेट, फैक्स, ईमेल, वॉइस मेल आदि यानी वॉइस मेल। तो ये सभी क्या हैं? संप्रेषण के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग के पश्चात संप्रेषणों प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। डी राइट आंसर हो जाएगा व्याघात। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है कैसे होती है? सबसे पहले सॉरी डिकोडिंग, डिकोडिंग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे BACD क्या दिया गया है? BACD दिया गया है। सबसे पहले फीडबैक आएगा, फिर वातावरण होगा, फिर संदर्भ होगा और फिर व्याघात होगा। अब स्रोत, सबसे पहले श्रोता होगा, श्रोता होना चाहिए, संदेश होगा, चैनल होगा, प्राप्तकर्ता होगा, फीडबैक होगा, वातावरण होगा, संदर्भ होगा, व्याघात होगा, यानी जिसे हस्तक्षेप कहते हैं। व्याघात का मतलब हस्तक्षेप होना। जैसे इसको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? प्रयोजनमूलक, गैर वितरणात्मक, दूरदर्शात्मक या अपरिमेय? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोजनमूलक होना चाहिए। तो आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण प्रयोजनमूलक यानी टेलियोलॉजिक क्या होना चाहिए? टेलियोलॉजी के रूप में होना चाहिए। और प्रयोजनमूलक से तात्पर्य है वर्तमान में आधुनिक शैक्षिक परिदृश्य में अधिकांशतः टेलीकम्युनिकेशन माध्यमों का प्रयोग करके संप्रेषण कार्य को जो है संपन्न कराने से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या सी संप्रेषण के लिए भौतिक वातावरणीय बाधा है? तो 12 का यहाँ पे सबसे पहले संस्कृति, सत्ता, प्राधिकारिता, व्यक्तिगत या समय। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, समय। अब इसके अंतर्गत स्थान भी हो सकता है, यानी जगह, मौसम हो जाएगा, मौसम हो जाएगा और ध्वनि हो जाएगा। तो संप्रेषण में बाधाएं कुछ भी हो सकती हैं जो संदेश को प्राप्त करने और समझने से रोकती हैं। संप्रेषण में एक भौतिक बाधा मानव या प्रकृति द्वारा बनाया गया एक तत्व या कारक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। निम्नलिखित में से कौन सा ये सी संप्रेषण के लिए भौतिक वातावरणीय बाधा है? ये हमने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है? 13 का यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है? माइक्रोफोन, फुट माउस, ब्रेल कीबोर्ड, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या स्पीकर। तो ए और डी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी डी और सी, डी और सी, ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल कीबोर्ड और जॉयस्टिक। तो माइक्रोफोन तथा ब्रेल कीबोर्ड कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। माइक्रोफोन का काम ध्वनि तरंगों की विद्युत तरंगों में बदलने में किया जाता है। ब्रेल कीबोर्ड विशेष कीबोर्ड होते हैं जिनमें एकल कुंजियां होती हैं जो ब्रेल सेल में प्रत्येक डॉट्स का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रेल में एक एक अक्षर टाइप करने के लिए उपयोगकर्ता को उस ब्रेल वर्ण को बनाने के लिए आवश्यक कुंजियों के संयोजन को दबाना होगा। और ब्रेल कीबोर्ड विशेष रूप से जो है उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होते हैं जो ब्रेल वर्णों से परिचित होते हैं और मानक कीबोर्ड की कुंजियों से कम परिचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा है?
या जो भाग जो कंप्यूटर स्टार्टअप का नैतिक्य रखता है, मेमोरी का वह प्रकार कौन सा है जो कंप्यूटर स्टार्टअप का नैतिक्य रखता है। तो 14 का यहाँ पे हमें बताना है। कैच हो जाएगा, डी रैम हो जाएगा, रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, रोम हो जाएगा। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी है जो कंप्यूटर स्टार्टअप को नैतिक्य रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनेक प्राप्तकर्ताओं का एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है। तो 15 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पैम। अनेक पर प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा गया कोई अवांछनीय मेल स्पैम कहलाता है, और यह एक डिजिटल गार्बेज ईमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ASCII कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी राइट आंसर है। तो कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसमें 128 से अल्फाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिक तथा स्पेशल कैरेक्टर को अलग मान दिया जाता है। ASCII सिस्टम में एक कैरेक्टर को बिट्स से निरूपित करते हैं तथा 1256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, अतः विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर सांस्कृतिक कक्षगत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में से एक है। तो क्या कह रहा है? गैर संपोषक दृष्टि, अति भारित उच्चारण या व्यक्तिगत संपर्क की अनदेखी या रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वारपाल। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वारपाल। तो अंतर सांस्कृतिक कक्षगत पर्यावरण से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का एक या विद्यार्थियों का एक कक्षा में उपस्थित होना तथा विभिन्न क्रियाओं में आपसी सहयोग करना है। क्या कह रहा है कि अंतर सांस्कृतिक जो है कक्षगत पर्यावरण से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संस्कृति से जुड़े हुए लोगों या विद्यार्थियों का एक कक्षा में उपस्थित होना, विभिन्न क्रियाओं में आपसी सहयोग करना। अंतर सांस्कृतिक कक्षगत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकी वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों को में जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वारपालन एक प्रमुख कारण है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है? क्या पूछा गया? नहीं आता है निर्देशन, जांच उपागम या दल टीम शिक्षण या व्याख्यान विधि। तो 18 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जांच उपागम। जांच उपागम शिक्षण केंद्र विधि के अंतर्गत नहीं आता है। परीक्षा जांच पद्धति पर आधारित शिक्षण एवं अधिगम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों को मौजूदा ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने और बोध करने में सहायक होती है। इसके लिए अन्वेषण जो है गतिविधियां जांच उपागम का प्रयोग कर सकते हैं, और इस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए उच्च स्तरीय सोच, कौशलों और चिंतन शक्ति की आवश्यकता होती है। तो यह छात्र केंद्रित उपागम होता है। अगला क्वेश्चन, संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षा के मूल्य से अवगत कराना, आदर्श शिक्षक तैयार करना या उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना, यह समाज के लिए जो है मूल्य। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संस्थानों में जो है मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना है। मूल्य शिक्षा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तिगत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। 20 करेंगे। संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो गया ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके। तो 20 का यहाँ पे हस्तक्षेपी उपागम, प्रायोगिक उपागम या गुणात्मक या अनुरूपता उपागम। 20 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, अनुरूपता उपागम। अनुरूपता उपागम ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जाती है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में एक ऐसी प्रणाली या उसके उप प्रणाली के गतिशील व्यवहार के अवलोकन की अनुमति देता है, और इस उपागम में एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 21।
सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अधिगम रणनीति दी गई है और सूची 2 में यहाँ पे की गई व्यवस्था देखी गई है। नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, तो ये हो जाएगा लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण। संगठित और स्मरण करना, तो ये हो जाएगा स्मारक व प्रतिमावली का प्रयोग। उसके बाद क्या कह रहा है, बोधन, तो बोधन हो जाएगा उदाहरण बनाना। क्या हो जाएगा, उदाहरण बनाना। उसके बाद कह रहा है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक हो जाएगा आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे सामान्य अभिरुचि परीक्षणों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कथन भी दिए गए हैं। संज्ञानात्मक कौशल का परीक्षण TCS। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है ओटिस लेनन विद्यालय योग्यता परीक्षण यानी OLSAT और मेट्रोपोलियन उपलब्धि परीक्षण MET और बोइलिम टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज्ड बोइलम आर। और ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है थ्रस्टोन परीक्षण। तो यहाँ पे जो 22 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 1 2 और 4। अब कौन कौन से संज्ञानात्मक कौशल का परीक्षण यानी TCS, ऑटिन्स लेनन विद्यालय योग्यता परीक्षण यानी OLSAT और बाइलिम टेस्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज्ड बोइलम आर। नीचे 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया। अभिकथन है शिक्षण अधिगम प्रभावी को प्रभावी होने के लिए यह सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होनी चाहिए। तर्क कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभावोत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्वापेक्षित है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल सोपानों योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण का होना आवश्यक है। यह सभी मूल सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार है। 24 ऐसे अनुपस्थितता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं। तो 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा पलायनशीलता। ऐसे अनुपस्थितता व्यवहार जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों में अनुपस्थित रहते हैं, पलायनशीलता कहलाता है। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड आशुबेल ने। क्या हो जाएगा? डेविड आशुबेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आशुबेल ने किया। यह सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता को या सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख लेता है। 26 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से मुक्त शैक्षिक संसाधन संकलन नहीं है। यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें से कह रहा है मुक्त शैक्षिक संसाधन संकलन नहीं है। तो 26 यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले NROER
उसके बाद ई ज्ञान कोश, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, या OASS या ज्ञान दर्शन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा बी, सी और ई। संकलन नहीं है, ज्ञान कोश का नहीं है, ई ज्ञान कोश, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय नहीं है और ज्ञान दर्शन नहीं है। CAI के जन्मदाता हैं। CAI, अब यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ई ज्ञान कोश देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा विकसित डिजिटल शिक्षण संस्थानों विकसित डिजिटल शिक्षण संसाधनों को संग्रहित, अनुक्रमित, संरक्षित, वितरित और साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी है, जिसे ई ज्ञान कोश में इग्नू द्वारा आइटम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रेरित करने और सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना है और भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय IIT खड़गपुर द्वारा विकसित किया जाता है। उसके बाद है ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन है, इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय की शैक्षिक, विकासात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षण बढ़ावा देना, और वर्ष 2000 से जो है शुरू किया गया GD एक 24 घंटे का शैक्षिक चैनल है जो विभिन्न विषयों को कवर करने वाले और दर्शकों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने वाले सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर है 27। CAI क्या है? लॉरेंस स्टोलुरो एवं डैनियल डेविस। तो कंप्यूटर सहायक निर्देश CAI के जन्मदाता लॉरेंस स्टोलुरो एवं डैनियल डेविस हैं और यह एक स्व शिक्षण तकनीकी सामान्य तौर पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जिसमें प्रोग्राम किए गए अनुदेशात्मक सामग्रियों के साथ छात्रों की अंतःक्रिया शामिल होती है। SIT का पूरा नाम क्या है? तो साइट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। बताओ कौन तकनीकी का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंधों। एक प्रणाली के रूप में शैक्षिक प्रबंधन में तो ये कह रहा है एक प्रणाली के रूप में शैक्षिक प्रबंधन में प्रक्रियाएं अप्रत्याशित होती हैं, प्रक्रियाएं यांत्रिक होती हैं, निर्गत प्रकृति में एक समान होते हैं और आगत एक समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा। तो एक प्रणाली के रूप में शैक्षिक प्रबंधन में प्रक्रियाएं अप्रत्याशित होती हैं। शिक्षा में प्रबंधन के महत्व का अध्ययन अग्रलिखित होता है। सबसे पहले शिक्षा की नीतियों और योजनाओं को निर्धारित तथा निर्मित करने, क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट है कि शिक्षा में अस्थायित्व और निश्चितता लाने के लिए, शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता और सरलता उत्पन्न करने के लिए, शिक्षा पर नियंत्रण रखने के लिए और उसमें पर्यवेक्षण करने के लिए, छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए, छात्रों तथा शिक्षकों दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए, शिक्षा में व्यास, अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के लिए, मानवीय तथा भौतिक साधनों को समन्वयात्मक और क्रियाशील बनाने के लिए, और शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को व्यक्ति और समाज दोनों के हित में संचालित करने के लिए, और विद्यालय का वातावरण मनोवैज्ञानिक बनाने और साधनों को जो है उपकरणों तथा आवश्यकताओं सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है टोटल 30 क्वेश्चन के। वीडियो आपको कैसे लगी? आप जो है अगर आपने अभी तक जो है पूरी वीडियो देखा हो तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।